हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंथ क्लास के केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम 2026 के लिए देखने वाले हैं। देखिए, यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले टेंथ क्लास के एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास ना बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेकर आए हैं केमिस्ट्री के। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मतलब लगभग 5 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यह 100 प्लस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस है। तो देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर सेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनसीईआरटी के ही मतलब फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी को ही मतलब देखा जाएगा कि इसमें क्या है। उसी आधार पे आप लेके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें इस क्लास में, और उस क्वेश्चन को आप लोग अपने नज़र से एक बार देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है और आपसे कितना बन पा रहे हैं, और एक से अधिक बार देखने का प्रयास करें और सारे के सारे क्वेश्चन माइंड पर सेट करें। चलिए हम लोग चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और आप लोग को हम समझाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है ना, जंग लगना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, ऑक्सीकरण है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। जो देखिए, जब लोहा के ऊपर जैसे कोई धातु है सर, जो कोई धातु है, धातु के ऊपरी सतह पे क्या होता है, जंग लगता है। किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में लग जाता है। यानी कि नमी बोले तो जल की उपस्थिति में जंग लग जाता है। तो जंग लगता है तो भैया उस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। क्या होगा, डी। क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं बताइए, चूना पत्थर बोलते हैं। क्या इसे कहते हैं सर, चूना पत्थर बोलते हैं। इसे हम लोग ना चूना पत्थर कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, और संगमरमर भी बोलते हैं या इसे खड़िया भी बोलते हैं। और इसका देखिए यहाँ पे अपघटन किया गया है। अपघटन के बाद हमें बना है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है। तो ये हम लोग का देखिए अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, अपघटन। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से ही बनता है, आपको कली चूना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम लोग के कौन सी अभिक्रिया होगा, अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है ना। आप लोग जरूर क्लास के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप टेंथ क्लास के 2026 में अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं और केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप लास्ट तक, आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हम लोग श्वसन कर रहे हैं सर, जब श्वसन करते हैं तो बताइए, हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो हम लोग के श्वसन जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। क्या ऊष्मा शोषी होता है, या ऊष्मा क्षेपी होता है, अपघटन होता है, कि संयोजन होता है। हम लोग के श्वसन जो है, ये 4 ऑप्शन में बताइए कौन सी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, अपघटन, संयोजन। देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पे जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है। जो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इस ग्लूकोज का क्या होता है बाबू, विघटन होता है। और जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो हम लोग का अभिक्रिया जो होगी वहाँ पे ऊष्मा क्षेपी होगी, क्योंकि वहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होती है। कौन सा विक्रिया होगा, ऊष्मा क्षेपी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में क्या होती है, बताइए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का हटना होता है, या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है। देखिए, जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जब ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है बाबू, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। जब ऑक्सीकरण का घटना होता है तो ऑक्सीकरण के अंतर्गत ऑक्सीजन संयोजित होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होती है, संयोजित होती है। और प्लस में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, यह बाहर की ओर निकलता है, बाहर निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑप्शन नंबर किस में है, सी के अंतर्गत है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए जिंक है और जिंक ना कॉपर सल्फेट से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अब बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर का बना रहा है, यानी कि जिंक जो हम लोग को ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ बना दिया जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बना दिया। तो कह रहा है किस प्रकार का विक्रिया है, क्या संयोजन है? नहीं सर। क्या अपघटन है? तो नहीं। यह हम लोग को किस प्रकार का विक्रिया होगा? विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। जिंक बताइए जिंक क्या कर रहा है यहाँ पे? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, खुद उसका स्थान ले रहा है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? डिस्प्लेसमेंट। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो दो या दो से अधिक अधिक जो होते हैं अणु होते हैं या यौगिक होते हैं आपस में संयोजित हो जाते हैं। अपघटन के अंतर्गत कोई यौगिक जो होता है इनमें टूट जाता है, टूट करके वहाँ पे दो या दो से अधिक यौगिक अणु का निर्माण करता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिक के दो आयनों का विनिमय होता है, यानी कि दो क्रियाशील आयनों का विनिमय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था सर? इसका विस्थापन। क्या था? विस्थापन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने में क्या आवश्यक है, यानी कि जब जंग लगता है, जैसे लोहा है सर, लोहा का एक प्लेट है, लोहा के जब प्लेट है, इसके लोहा के प्लेट के ऊपरी सतह पे जंग लग रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? अच्छा, जंग लगता है तो बताइए कैसा परत बनता है? तो जंग लगता है तो उसके ऊपरी सतह पर लाल या भूरा रंग की परत जमा हो जाती है। लोहा के ऊपरी सतह पर लाल या भूरे रंग की क्या होती है? परत जमा हो जाती है। लेकिन पूछा है कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, ये बात यहाँ पे पूछा है। जंग लगने के लिए केवल ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे केवल कह रहा है, केवल केवल जल चाहिए, कि ऑक्सीजन और जल दोनों चाहिए, या CO2 चाहिए। तो जंग लगने के लिए हमको ऑक्सीजन के साथ साथ में जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के साथ साथ में किसकी जरूरी होती है? जल की। ये दोनों की जरूरी होगा। और लोहा के कोई की सतह पे जो जंग लगता है वो लाल और भूरा रंग के, यानी कि रेड कलर के या ब्राउन कलर के क्या बना लेते हैं? अवक्षेप बना लेते हैं। एक बात और आपको समझा देते हैं। जब देखिए जंग लगता है, मान लो कोई लोहा का प्लेट है, कोई धातु का प्लेट है सर, जब एक ऊपरी सतह पे जब जंग लगेगा, जब इसके ऊपरी सतह पे जंग लगेगा सर, जब इसके ऊपरी सतह पे, ठीक है ना, जब इसके ऊपरी सतह पर मान के चलिए इसके ऊपर सतह से जंग लग गया, जब इसके ऊपरी सतह पे जब जंग लगेगा यहाँ पे, तो इसका ना डेंसिटी जो घनत्व होगा वो हम लोग का डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व का होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ना जंग लगने के पास मास बढ़ जाता है। लेकिन जब इस संक्षारण होना चालू कर देगा, या धातु का प्लेट जब संक्षारित होगा तब इसका ना हम लोग के मास घटेगा। जब मास घटेगा तो डेंसिटी हम लोग को घटेगा, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड होता है मास के ऊपर। जब जंग लगता है तो धातु के वजन बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, और संक्षारित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा, संक्षारित होगा तो द्रव्यमान घटेगा, डेंसिटी घटेगा, और जब जंग लगेगा तो उसका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत अवक्षेप जो सिल्वर क्लोराइड है, श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड किस अभिक्रिया से बनता है? जो हम लोग को सिल्वर क्लोराइड जो है, जो हम लोग को व्हाइट कह रहा है कि यहाँ पे श्वेत अवक्षेप है, जिसे व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। अवक्षेप बोले तो दही जैसा, एकदम दही जैसा घोल। तो श्वेत अवक्षेप जो AgCl है किस अभिक्रिया से प्राप्त होगा? संयोजन से, अपघटन से, द्विविस्थापन से, उदासीनीकरण से। तो जो हमारा श्वेत अवक्षेप AgCl है ये हम लोग को किससे प्राप्त होता है? तो श्वेत अवक्षेप जो होता है ये हम लोग को किस प्रकार की अभिक्रिया से प्राप्त होती है सर? ये हम लोग को प्राप्त होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया से। क्या से? द्विविस्थापन। क्योंकि हम लोग को जो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही प्राप्त होगा, या द्विविस्थापन अभिक्रिया से ही मिलेगा। तो श्वेत अवक्षेप कैसे मिलेगा? जैसे मान के चलिए सुनिए, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हम रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बेरियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड ले लिए, प्लस में इसके अंतर्गत हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। इधर हम सिल्वर नाइट्रेट्स AgNO3 ले लिए, AgNO3 ले लिए। अब इसको रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे सिल्वर भाई साहब क्लोरीन के साथ और बेरियम किसके साथ? नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही प्राप्त होगा। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर बेरियम जो होगा सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यानी कि AgCl बना लेगा। तो हम लोग को जो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी जो सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ऊष्मा
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है? देखो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसी को कहते हैं ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी के नाम से जानते हैं, जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा जहाँ निकलती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रकाश निकलता है, गैस निकलता है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? ऊष्मा का। जबकि जो ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ऊष्मा शोषी रहता, नहीं नहीं सॉरी सर, यहाँ पे तो ऊष्मा शोषी ही है, ठीक ना। ऊष्मा हम क्षेपी पढ़ रहे थे, यहाँ पे ऊष्मा ऊष्मा क्या है? शोषी है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है? अवशोषित होता है। अगर ऊष्मा क्षेपी के बात रहता तो ऊष्मा वहाँ पे क्या होता? निकलता। अगर यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी रहता क्वेश्चन में, तो ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा क्या होता बाबू? निकलता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ ऊष्मा तो शोषी है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। और आपको और बता देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और बताते हैं एक अंदर कि देखिए, जब हम लोग का यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसका हमको यहाँ पे अपघटन करेंगे, टूटेगा, जब टूटेगा तो यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगा, और ऊष्मा बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रिडक्शन में क्या होता है बताइए। रिडक्शन है ना, रिडक्शन है, ये क्या कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन को हम लोग कहते हैं अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन कहते हैं, और रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन के अंतर्गत होता क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलती है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? हम लोग को रिडक्शन हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। क्या होगा? अवकरण। यह ऑक्सीडेशन रहता, तो ऑक्सीडेशन के मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन के मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ठीक ना। ऑक्सीडेशन का बात आता कि ऑक्सीडेशन जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का जुटना हो जाता है। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में रिडक्शन है, जेकरा क्या बोलते हैं हम लोग? अवकरण कहते हैं। अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती है जबकि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर इसके कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में कि दूध का खट्टा होना बताइए। दूध का खट्टा होना बताइए कौन सा मतलब परिवर्तन है? जब दूध खट्टा हो जाएगा तो अपने पीएच को क्या करेगा? परिवर्तन कर लेगा। एक सेकेंड, देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे कि दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है, तो ये हम लोग को रासायनिक परिवर्तन होगा। ये हम लोग को ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्योंकि दूध खट्टा होगा तो अपने पीएच को परिवर्तन कर लेगा, पीएच मान को बदल लेगा, और जब पीएच मान में परिवर्तन कर लेगा तो हम लोग को कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद बन रहा है कॉपर प्लस में जल प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि रिड्यूस पदार्थ क्या रिड्यूस हो रहा है हम लोग के? तो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जल बन रहा है, तो हम लोग को रिड्यूस क्या हो रहा है? इसमें कॉपर रिड्यूस होकर बाहर निकल रहा है। इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? कॉपर। कॉपर जो है रिड्यूस होकर बाहर निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए या सुविधा हेतु, समय बचाने के लिए, कोई कारण नहीं है। तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। किसके लिए करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए करते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान और उसके उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या मिल जाए? बराबर प्राप्त हो जाए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट है जल के साथ, ये बन रहा है C2CO3। इसे कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि यह क्या है? यह अपघटन है कि संयोजन है, विस्थापन है, उदासीकरण है? तो ये हम लोग को संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन है। ऑप्शन नंबर इसका हम लोग को बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लाल ऑक्साइड क्या होता है?
कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, फेरस है तो फेरस ऑक्साइड है, Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है Fe3O4, वो होता है फेरिक ऑक्साइड। ये हम लोग को यहाँ पे जो लाल ऑक्साइड जो होता है आयरन का ऑक्साइड, ठीक है ना। जो हम लोग को फेरस ऑक्साइड जो होता है ये हम लोग को रेड ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? रेड ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे हमको ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ देखने को मिले वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है, यानी कि अम्ल प्लस में क्षार, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। द्विविस्थापन विस्थापन के अंतर्गत होता है कि दो दो इसमें क्या होते हैं कि दो क्रियाशील धातु जो होते हैं अपने आयन को क्या करते हैं, अपने आयन को विनिमय कर लेते हैं। संयोजन के अंतर्गत होता है दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोजित होने के बाद एक नए यौगिक बनाता है, उसे संयोजन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि अम्ल क्षार लवण के अंतर्गत। इसमें 16 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि HCl एक क्या है? HCl हम लोग का क्षार है कि लवण है, अम्ल है, संकेतक है, तो ये हम लोग का एक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक अम्ल है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग क्या, पहले हम लोग को ना पेट के आमाशय के अंतर्गत पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी मात्रा जब पेट के अंतर्गत यानी कि आमाशय के अंतर्गत ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है भाई साहब? एसिडिटी हो जाता है। इसे कम करने के लिए एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो एंटासिड, एंटासिड क्षार, एंटासिड क्षार का यानी कि विनेगर हो गया, ये सब हम सिरका उरका का प्रयोग कर सकते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? म्यूट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग का अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि नीला लिटमस लाल कब हो जाता है? जैसे देखिए यहाँ पे एक नाम लिखते हैं अनिल। क्या नाम लिख दिए? अनिल। जो देखिए अम्ल होता है ना, अम्ल वो नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है अम्ल वो नीला लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। लिटमस क्या है? तो अम्ल का एक सूचक है। क्या है? एक सूचक होता है जो अम्ल क्षार को बताने का प्रक्रिया होता है। लिटमस हम लोग को बताइए एक बात और, लिटमस हम लोग को बताइए, लिटमस जो होता है प्राप्त होता है लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। कौन से लाइकेन के? तो रोजेला, रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस जो प्राप्त होता है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है। किस लाइकेन से? रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है। यह अम्ल क्षार का सूचक है। लिटमस क्या है सर? अम्ल क्षार का क्या होता है? सूचक होता है। प्लस में लिटमस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, क्योंकि लिटमस उदासीन होता है। लिटमस क्या होता है? उदासीन। और नीला लिटमस कह रहा है लाल, तो हम लोग को किसका काम है? ए सर अम्ल का काम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्ल जो होता है नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे NaOH क्या है? यह हम लोग को ना एक क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार होता है, यानी कि इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। जबकि KOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास बोलते हैं। KOH को कास्टिक पोटास बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन कि यहाँ पे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, ये हो गया आपका NaHCO3, NaHCO3 यानी कि सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये होता है सर बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। उसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग साधारण नमक है, ये हम लोग का NaCl साधारण नमक है। या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है सर, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग चूना पत्थर खड़िया कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और Na2CO3 हम लोग को धोने वाला सोडा है, लेकिन इसमें जल के अणु नहीं है। ठीक है ना, जल के अणु रहता, ठीक ना, ये हम लोग के क्रिस्टलीकृत अणु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का नाम बताइए। तो धोने वाला सोडा हो गया Na2CO3 10H2O, ये हम लोग का धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है। जबकि NaCl साधारण नमक का सूत्र है। और सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है? KCl। KCl किसका सूत्र है? तो सेंधा नमक का सूत्र है। ये हम लोग को खाने वाला सोडा का सूत्र है NaHCO3, जबकि CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना पत्थर है।
यहाँ पे है कि पीएच मान कितना होता है। पीएच मान जो होता है हम लोग को 1 से लेकर 14 तक होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। पीएच मान जो होता है 1 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होती है। 1 से लेकर 14 तक होता है। पीएच स्केल को क्या बताया था? सोरेनसन। कब बताए थे? तो 1909 में, ठीक है ना। 1909 में पीएच स्केल को सोरेनसन बताए थे। अगर पीएच स्केल में बात करें तो जीरो जो होता है हम लोग को यहाँ पे उदासीन विलयन का जो पीएच मान होती है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। 7 से लेके 14 तक का जो होगा पीएच स्केल होगा वो हम लोग को क्षारीय विलयन का होगा। और 7 से लेके हम लोग को यहाँ पे 0 तक जाइए चाहे 1 तक आइए, इससे हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? यहाँ पे हम उसे अम्लीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय। यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक होगा। 7 के लिए क्या होगा? उदासीन। जब हम 7 से हम यहाँ पे 1 की तरफ आएंगे, यानी कि 1 की तरफ आएंगे, 0 की तरफ आएंगे तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगा। 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षार की प्रबलता बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जो अम्ल बनता है, क्षार बनता है, लवण जल बनता है, गैस बनता है। इसके अंतर्गत ना लवण जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक वैसा अभिक्रिया होती है जब इसमें अम्ल प्लस में क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा के पीएच मान जो होता है ना वो 5.6 से क्या होती है? कम। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है सर वो 5.6 से क्या होती है? कम होती है। 5.6 से क्या होता है? कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। यहाँ पे 7 से अधिक है क्षारीय विलयन का पीएच मान है। 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 9 पीएच मान जो है क्षारीय विलयन का पीएच मान है, क्योंकि 7 से अधिक वाले सबके सब क्षारीय होते हैं। और NaOH का पीएच मान कितना होता है? तो NaOH का पीएच मान जो होती है हम लोग को बताइए। इसका पीएच मान सबसे अधिक होता है, 14 होता है। क्या होता है? 14। यह सबसे अधिक प्रबल क्षार भी होता है। NaOH जो है सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 10 होता है। क्या होता है? इसका पीएच मान 10 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिनोल्फ्थीलीन क्षार में रंग कैसा रहता है? ये भी देखिए हम लोग का ना यहाँ पे फिनोल्फ्थीलीन जो है यह अम्ल क्षार का सूचक है। फिनोल्फ्थीलीन जो है यह अम्ल क्षार का सूचक है और क्षार के अंदर जो रंग का बात करें तो गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी। ये हम लोग को गुलाबी रंग प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि H2SO4, ये हम लोग का H2SO4 है। जो H2SO4 है ये H2SO4 बताइए, एक कमजोर अम्ल है, प्रबल अम्ल है कि क्षार है, लवण है? तो ये हम लोग का एक प्रबल अम्ल बोलते हैं। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड कहते हैं। जबकि क्वीन ऑफ एसिड बताइए अम्लों की रानी किसे कहते हैं? तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं। ये अम्लों का रानी है। जबकि अम्लों का राजा H2SO4 होता है। ये प्रबल अम्ल होता है, कमजोर अम्ल नहीं। एक कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। यह प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल। जबकि अम्लों की रानी क्या होता है? HNO3। अगर आपसे पूछ ले कि HNO3 और H2SO4 में कौन प्रबल है तो HNO3 ज़्यादा प्रबल है। अम्लों यानी कि इस अम्लों को रानी कहते हैं। रानी ज़्यादा प्रबल होती है राजा से। ऐसे भी राजा का कोई रानी के आगे औकात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि पेंट पेंट कह रहा है क्वेश्चन कि पेंट में बनने वाला अम्ल कौन है? जो पेंट जब हम बनाते हैं उसमें कौन सा अम्ल बनता है? जब पेंट का निर्माण होता है तो वहाँ पे कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तब पेंट बनने में ना हम लोग को यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। पेंट, सॉरी सर, यहाँ पे ना क्वेश्चन हम लोग को पेंट नहीं है, ये हम लोग को पेट है। पेट में बनने वाला अम्ल क्या होता है? हम लोग के पेट के अंतर्गत जो है हम सोचे कि पेंट है सर ना, ये हम लोग को पेट है। पेट में बनने वाला जो अम्ल होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। हम लोग के आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। और यही जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में ज़्यादा होता है, पेट में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? हम लोग को एसिडिटी हो जाती है। और इसको कम करने के लिए एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? एंटासिड क्षार। एंटासिड क्षार का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग के आमाशय के अंदर जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को ना भाई पतला पतला और लसलासा बनाता है। भोजन को पतला और लसलासा बनाने का भी काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस में हमारे द्वारा खाने गए जो भोजन होते हैं उसमें जो भी प्रकार के हानिकारक चीज़ें होते हैं उनको समाप्त करने का भी काम करता है।
NaCl बनता है, ठीक ना। हम लोग के जो नमक बनता है किससे बनता है, नमक है क्या हम लोग को, ये हम लोग को साधारण नमक है, ठीक है ना। लवण एक प्रकार का लवण है। लवण का निर्माण होता है अम्ल क्षार से, या अम्ल अम्ल से बनता है, क्षार क्षार से बनता है, लवण जल से बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बनता है हम लोग को अम्ल और क्षार के संयोजन से बनता है। जब अम्ल क्षार संयोजित होते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है लवण। लवण प्लस में क्या बनता है बाबू, जल। लवण जल का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय होता है जब पीएच होता है, पीएच 5.5 से कब, ठीक ना। जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। बताइए दांत जो होते हैं, जो दांत होते हैं, जो हम लोग का दांत होता है इस तरह से, मतलब दांत होता है जुड़ा रहता है हम लोग को। तो दांतों के जो ऊपर वाला परत होता है वो क्या कहलाता है, एनामेल कहलाता है। जो एनामेल, ठीक ना, एनामेल कहलाता है, जो सबसे अधिक क्या होता है, कठोर होता है। दांतों का ऊपरी परत क्या कहलाता है, एनामेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। जो दांत होते हैं हम लोग का, जो दांत होते हैं इस तरह से मसूड़े में धंसे रहते हैं, तो इसके ऊपरी परत एनामेल कहलाती है। और जब हम लोग का पीएच मान, जो मुख होगा उसका मुख का पीएच मान जो है 5.5 से कम होना चालू हो जाएगा, तो दांतों को क्षय होना क्या होता है, चालू हो जाता है। यानी कि ज़्यादा हम लोग के मुँह लार्वा पीएच मान होगा तो एनामेल को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। एनामेल को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट अस्लेक्ड लाइम क्या होता है। अस्लेक्ड लाइम के मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं बूझा हुआ चूना। ये होता है हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें चूने का पानी बोलते हैं। क्या कहते हैं, चूने के पानी बोलते हैं, या अस्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसे अस्लेक्ड लाइम बोलते हैं जिसमें पानी है, OH है, देखिए OH है तो पानी है एक में। इसी को कहेंगे बूझा हुआ चूना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बूझा हुआ चूना। जबकि कल NaCaO जो है एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कली चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना। ये हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, या बिना बूझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना बोलते हैं। खैनी के साथ लोग ना कैल्शियम ऑक्साइड को, कली चूना को मिलाते हैं। खैनी के साथ में कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं, एक बिना बूझा हुआ चाहते हैं। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का था सेलेक्ट लाइन, ये हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर निकलती है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, जो खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे हम लोग, जब इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। खाने वाले सोडा को गर्म करते हैं तो हाँ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अगला कि जल, जल का पीएच मान कितनी होती है, बताइए। जल का पीएच मान, जल कितना होता है, जल हम लोग के H2 है, यह उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। क्या होती है, 7 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लाइम वाटर, लाइम वाटर किसे कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना को ही लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना को ही क्या कहते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। बूझा हुआ चूना को ही क्या कहते हैं बाबू, लाइम वाटर बोलते हैं। बिना बूझा हुआ चूना कौन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे कली चूना बोलते हैं। जबकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। ये आपका सबसे प्रबल क्षार होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 14 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय प्रकृति दिखाने वाला आयन, अम्लीय प्रकृति दिखाने वाला आयन कौन है। देखिए अम्लीय प्रकृति जो हमें प्रोटॉन आयन देता है, ठीक ना, प्रोटॉन आयन बोले तो H+ आयन, जो हमें प्रोटॉन आयन प्रदान करता है उसे हम अम्लीय प्रकृति का आयन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को H+ आयन। और H+ आयन जो है अम्लीय प्रकृति दिखाने वाला क्या होता है, आयन होता है, अम्लीय प्रकृति दिखाने वाला आयन होता है। यही हम लोग को क्षारीय प्रकृति, आयन नीचे क्वेश्चन है ये है, देखिए यहाँ पे क्षारीय प्रकृति दिखाने वाला आयन कौन होता है, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। ये हम लोग का होता है OH आयन। OH आयन जो होता है हम लोग को क्षारीय प्रकृति वाला आयन होता है। OH माइनस आयन जो होता है क्षारीय प्रकृति वाला आयन होता है, जबकि H+ आयन जो होता है वो अम्लीय प्रकृति वाला आयन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे संकेतक, संकेतक का उदाहरण कौन है। संकेतक बोले जो सूचक का काम करता है, किसका काम करता है, सूचक, सूचक जो अम्ल क्षार के सूचक का काम करता है उसी को इंडिकेटर बोलते हैं, संकेतक कहते हैं। वो कोची होता है, लिटमस होता है। कैसा, लिटमस। लिटमस जो है अम्ल क्षार का सूचक होता है, यह हम लोग को उदासीन होता है, तो पीएच मान इसका भी क्या होगा, 7 होगा। और यह जगह अगर हम लोग का क्या बोलते हैं, नीला लिटमस होगा
तो अम्ल अम्ल जो होता है नीला को क्या करता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर नंबर 3, धातु अधातु। और धातु अधातु से यहाँ पे क्वेश्चन जो है 36 से लेकर के 60 तक है, 36 से लेकर के 60 तक है। चलिए अब लोग हम लोग अध्याय नंबर 3 के बारे में चलते हैं और यहाँ पे आने वाली सारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे हल्की धातु कौन होती है? देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे हल्की धातु जो है ना, यहाँ पे सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। क्या है सबसे हल्की धातु जो है? लिथियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ इसका हम लोग को बी सही होगा। लिथियम का बताइए सिंबल क्या होता है? एल आई। परमाणु संख्या 3 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 7 होता है। यह सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। कौन है सर? लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? बताइए, रबर है कि प्लास्टिक है कि तांबा है कि लकड़ी है? यानी कि जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का जो गुड कंडक्टर कौन है? इलेक्ट्रिक का हमको गुड कंडक्टर बनाना है, अच्छा चालक कौन है? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। तांबा जो होता है विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। तांबा जो होता है विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होती है। क्या होती है? अच्छा चालक होती है। नेक्स्ट है कि पारे का प्रतीक बताइए। पारे का प्रतीक क्या होता है? पारा। पारा जो होता है इसको हम Hg बोलते हैं। परमाणु संख्या इसका 80 होती है। यह एकमात्र बताइए तत्व धातु होता है, एकमात्र क्या होती है? धातु होता है। क्या होता है? जो द्रव में होता है। क्या होता है? द्रव में होता है। इसका सिंबल क्या होता है बाबू? Hg। क्या होता है? Hg। तो पारे का प्रतीक जो है Hg है। परमाणु संख्या 80 होती है और एकमात्र धातु है जो क्या होता है? यह लिक्विड स्टेट में होती है। और पारा और बता दें थोड़ा सा, पारा का, पारा हम लोग को ना यह इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। यह कुचालक होता है। और एकमात्र और धातु है लेड, शीशा, पीवी। शीशा भी जो होता है हम लोग के क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। यहाँ पे और वे सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? तो चांदी। चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक धातु होता है। जबकि सोना जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु होता है। सोना जो होता है आघातवर्ध धातु होता है। जो लेड जो है सबसे, यह लेड जो है ना कुचालक धातु है। इसमें पारा हो गया और लेड हो गया, ठीक ना। यानी कि पारा Hg प्लस में लेड पीवी लेड, ठीक ना। परमाणु संख्या लेड का कितना होता है? 82 होता है। मरकरी का कितना होता है? 80 होता है। पारा को ही मरकरी भी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों हम लोग के कुचालक होता है। दो धातु जिसमें पारा लेड कुचालक है, जबकि हमारा सिल्वर जो है ना सबसे अधिक चालक धातु होता है। सबसे अधिक विद्युत का चालक धातु होता है चांदी, सिल्वर। और सबसे अधिक आघातवर्ध होता है लोहा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। पारा का सिंबल Hg। नेक्स्ट है कि सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो सोडियम, देखिए सोडियम ना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। परमाणु संख्या 11 और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये जल्द ही ऑक्सीजन में जल्द ही आग पकड़ लेता है। जल्दी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को किस में रखते हैं? किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। आप लोग बताइए फास्फोरस को किस में रखते हैं? फास्फोरस को ना जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल। फास्फोरस को ना जल के अंतर्गत रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखते हैं बाबू? जल में। किस रूप में रहता है फास्फोरस? पीफो के रूप में। जबकि सल्फर होता है एसिड के रूप में। सल्फर रहता है एसिड के रूप में रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है हम लोग को इस ऑप्शन के अनुसार देखना है। आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, यहाँ पे सिल्वर है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है ना हम लोग के पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हमको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। सोडियम जो है बाकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंग लगती है। जंग बताइए लगता है तांबे के ऊपर, लोहे के ऊपर, चांदी के ऊपर, सोने के ऊपर? यहाँ पे जंग जो है भाई साहब लगता है लोहा के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? लोहा के ऊपर लगता है। ऐसे तो भाई साहब चांदी के ऊपर भी लग जाता है यहाँ पे, ठीक ना। ये भी हम लोग को काला हो जाता है ऑक्सीकृत के बाद। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा जंग जो है लोहा के ऊपर ज़्यादा जंग देखने को लिए मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अधातु, अधातु का उदाहरण चुनना है। इनमें कौन सा अधातु है? जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और आयरन के परमाणु संख्या क्या होती है? 26 होती है। इसमें जो हम लोग का सल्फर है सर एक आधात्विक एलिमेंट है। सल्फर परमाणु संख्या 16 होता है। ये हम लोग का आधात्विक एलिमेंट होता है। सल्फर क्या होता है? आधात्विक एलिमेंट।
और सल्फर को हम लोग वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं। वल्कनीकरण बोले तो देखिए ट्यूब टायर जो देखे ना आप लोग सब ब्लैक ब्लैक रहता है, तो सल्फर मिला करके उनकी प्रत्यास्थ क्षमता ट्यूब टायर के बढ़ा दिया जाता है, खिंचाव बल ट्यूब टायर का बढ़ा दिया जाता है, सल्फर मिला के बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो सल्फर हम लोग को कैसा एलिमेंट है, एक आधात्मिक एलिमेंट है। और बताइए सल्फर जो है, सल्फर परमाणु संख्या 16 होती है, किस वर्ग के अंतर्गत है, तो वर्ग संख्या यह 16 में ही है। सल्फर जो है आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 के अंतर्गत है, और सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु का उदाहरण बताना है। मिश्र धातु उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक धातु को मिला के बनाया जाता है। जैसे कॉपर, कॉपर प्लस में जिंक को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, जस्ता बनाते हैं। उसी प्रकार बताइए सोडियम मिश्र धातु है, तांबा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसमें मिश्र धातु कौन है, तो स्टील है सर। कौन है, स्टील। स्टील के अंतर्गत बताइए क्या क्या होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है। ये सब हम लोग स्टील के अंतर्गत पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टील हम लोग को क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य से क्या प्राप्त होती है। जब विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त धातु पूछ रहा है। इसमें ने कौन सा ऐसा धातु है जो कि हम वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करते हैं, चाहे शोधन करते हैं, तो हो गया हम लोग के कॉपर धातु। कौन सा धातु होता है, कॉपर। कॉपर धातु को ना वैद्युत अपघटन करा के ही प्राप्त किया जाता है, या इसका शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लोहा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि लोहे का अयस्क बताइए। लोहा का कौन सा अयस्क है, बक्साइड। बक्साइड बताइए, बक्साइड किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। या बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सूत्र क्या होता है इसका, L2O3 इंटू 2H2O इंटू 2H2O, ये हम लोग का बक्साइड का फॉर्मूला होता है। जबकि एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है कोरंडम। कौन सा होता है, कोरंडम। उसका फॉर्मूला होता है L2O3, उसमें से जल के अणु नहीं रहते हैं। कोरंडम के अंतर्गत जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम, L2O3 कोरंडम, ये इसमें जल का नहीं होता है। अगर इसमें जल लगा दे, 2H2O लगा दे सर, 2H2O लगा दे, ये बक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट, हेमाटाइट ना हम लोग का लोहे का अयस्क होता है। हेमाटाइट किसका अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3। हम लोग का हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, ये लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है बताइए। जिप्सम का CaSO4, CaSO4 इंटू का होता है 2H2O, 2H2O। एक किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क है। जबकि कैल्सियलाइट, ये हम लोग का ना कैल्सियलाइट बताइए किसका अयस्क होता है, कैल्सियलाइट आप लोग बताइएगा भाई साहब, एक किसका अयस्क है, कैल्सियलाइट। कैल्सियलाइट किसका अयस्क है, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। लोहे का नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। बी जो है हम लोग का किसका अयस्क है, हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। जंग, जब लोहे पे जंग लगता है तो वहाँ पे ना, वहाँ पे जल नमी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O, ये हम लोग का जंग का फार्मूला होता है। क्या होता है, जंग का फार्मूला होता है। जबकि यहाँ पे देखिए यह हम लोग का फेरिक ऑक्साइड है, जबकि हम लोग का फेरस ऑक्साइड है। Fe3O4 रहेगा तो फेरिक बोलेंगे, फेरिक। Fe2O3 रहेगा तो ऐसा फेरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ध्वनि, धातुएं जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, ये बताइए सत्य है कि असत्य है। तो ये हम लोग का सत्य घटना है, धातुएं जो होती है ध्वनि उत्पन्न करती है, सही बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अधातुएं सामान्यतः कैसे होते हैं। चमकीले होते हैं अधातु, अपवाद में तो होता है अधातु, आयोडीन अधातु है और चमकीला होता है। ये भंगुर नेचर के होते हैं, तन्य होते हैं, चालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होता है। तो एक धातु, एक अधातु जो होता है ना, ग्रेफाइट, जो कार्बन का उपरूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है यह सुचालक होता है। तो इसका हम लोग का आंसर सही होगा भंगुर। अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। एक मतलब ये जल्दी चूर्ण चूर्ण हो जाता है, एकदम टूट जाता है, जैसे ठीक है ना, चूर्ण चूर्ण हो जाता है। तो हम लोग के अधातु कैसे होते हैं, भंगुर नेचर के होते हैं। लेकिन चमकीला में अपवाद में एक अधातु आयोडीन है जो चमकीला होता है, और सुचालक में कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो हम लोग को चालक होता है, बाकी सब कुचालक होते हैं।
कहता सोना यहाँ पे कह रहा ना कि सोना ना किससे प्रभावित नहीं होता है। जो हम लोग का गोल्ड है AU किससे प्रभावित नहीं होता है। HCl से, H2SO4 से, एक्वा रेजियस से, हवा से, किससे प्रभावित नहीं होगा सोना। और यहाँ पे ये बात बताना है। यहाँ पे ना सोना देखिए यहाँ पे किससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए सोना को ना एक्वा रेजिया में साफ किया जाता है। और एक्वा रेजिया जो होता है हम लोग को बताइए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आपको ये बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है। इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होती है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है 3 भाग और 1 भाग का होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। और इसी से सोना को साफ किया जाता है। तो एक्वा रेजिया से सोना जो है क्या प्रभावित होगा क्या, ठीक है ना। प्रभावित किससे प्रभावित नहीं होता है। इसी में देखिए जो एक में ऑप्शन है ना, ये में कोई भी ऑप्शन जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वा रेजिया, हवा है, तो एक में सोना कहता है किससे प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है और एक्वा रेजिया है। ये थोड़ा बहुत सोने को ना साफ कर सकते हैं। एक्वा रेजिया तो पूरी तरह से सोना को साफ कर देता है, घुला दे भी देता है। लेकिन हवा से बताइए, हवा से सोना प्रभावित होगा क्या, नहीं सर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। हम लोग को हवा से सोना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी सोना को साफ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, सल्फ्यूरिक अम्ल से साफ कर सकते हैं, एक्वा रेजिया तो सोना को घुला भी सकता है, जिसमें सोने को साफ किया जाता है, घुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग को डी सही है। एयर हम लोग को सोने को प्रभावित नहीं करता है। अगला हम लोग को क्वेश्चन है कि जस्ता का बताइए प्रतीक क्या होता है। जस्ता जिंक, जस्ता का प्रतीक होता है Zn। परमाणु संख्या होती है 30 और इसको जस्तीकरण में प्रयोग करते हैं। गैल्वेनीकरण जस्तीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है। ये कैसा होता है, सफ़ेद। कैसा होता है सर, सफ़ेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये सफ़ेद कलर का होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु बनाने में बताइए किसका प्रयोग। मिश्र धातु बनाने का मतलब क्या, उद्देश्य पूछ रहा है। सुंदरता, गुण सुधार, सस्ता, रंग बदलना। तो मिश्र धातु बनाया जाता है गुण सुधार के लिए। किसके लिए, गुण सुधार के लिए, उसके गुणों में सुधार के लिए बनाया जाता है। मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विद्युत का कुचालक का धातु बताइए। कौन सा धातु होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का धातु जो होता है हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा हीरा सर। हीरा जो होते हैं इसका आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय। चतुष्य फलकीय आकार होता है, चतुष्फलकीय आकार होता है। और हम लोग को क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्योंकि हीरा में ना प्रत्येक कार्बन, हीरा के अंतर्गत जो प्रत्येक कार्बन होते हैं ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। और 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होने के कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री नहीं रहते हैं। इसलिए क्या होता है, हीरा हम लोग का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। प्लस में हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपूर्णांक जो होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट आगे के क्लास में आप लोग जाइएगा तो हीरा के बारे में और सारा डिटेल जानकारी आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। प्रसंकरण और संकरण क्या होता है हीरा के बारे में, अभी 10th क्लास में ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तांबे का अयस्क। देखिए तांबे का अयस्क, जो तांबे का अयस्क होता है एक कैल्कोपाइराइट होता है। बताइए कैल्कोपाइराइट किसका अयस्क होता है, तो तांबे के। कॉपर का अयस्क जो होता है कैल्कोपाइराइट होती है। जबकि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। जिप्सम किसका अयस्क है, तो ये हम लोग को कैल्शियम का। जिंकाइड किसका अयस्क होता है, जिंकाइड जो होता है जिंक का अयस्क होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्कोपाइराइट ये हम लोग को तांबे का अयस्क है। बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम। जिप्सम बताइए कैल्शियम का और जिंकाइड किसका है, जिंक का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। लोहा, स्टील, हीरा, ग्रेफाइट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हीरा। हीरा जो होता है प्राकृतिक में सबसे अधिक क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। और सबसे कठोर धातु कौन होता है, तब प्लेटिनियम जो है ना सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। और सबसे अधिक कठोर पदार्थ का बात करें तो हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि अधात्वीय इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है। जो हम लोग का आधात्विक एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है सर, आधात्विक एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन को बताइए क्या करता है। जैसे क्लोरीन हम लोग का आधात्विक है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्राप्त करता है, ग्रहण करके -1 आवेश प्राप्त कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन आधात्विक एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्राप्त करती है। क्या करती है, प्राप्त करता है। आधात्विक जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का धातु के ऑक्साइड,
जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के अधिकांशतः ऑक्साइड जो होते हैं ना हम लोग के अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के धातु, एस ब्लॉक में दो आपका वर्ग आता है, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2। यानी दोनों वर्ग के धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर का होता है। यानी कि धातु के जैसे हम लोग के धातु में डी ब्लॉक के धातु हो गए, पी ब्लॉक के धातु हो गए, वे सारे के सारे अम्लीय नेचर के होते हैं। जबकि एस ब्लॉक के धातु होता है, जो एस ब्लॉक में वर्ग 1 के धातु, वर्ग 2 के धातु, ये सारे के सारे जो होते हैं क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के होंगे। तो यहाँ पे धातु का ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय नेचर होगा। कैसा होगा? अम्लीय नेचर होगा। ऐसे तो जिक्र नहीं किया है कि एक में क्या होगा, एस ब्लॉक के धातु के डी ब्लॉक के धातु, तो यहाँ पर अम्लीय मार के जाएंगे। ठीक है ना। अगर यह एस ब्लॉक का धातु की बात करता है तो एस ब्लॉक के धातु क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। एस ब्लॉक के धातु जो होते हैं क्षारीय नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। प्लस में यहाँ पे देखिए जिंक का ऑक्साइड हो गया, प्लस में जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक एल्युमिनियम एंटीमनी, जिंक है, एल्युमिनियम है, एंटीमनी, ये सारे के सारे जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। प्लस में क्रोमियम का ऑक्साइड भी क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि NaCl, NaCl में बताइए बंधन कैसा होता है? NaCl में कैसा बंधन होती है? तो NaCl में जो बंधन होता है हम लोग को आयनिक बंधन होता है। देखिए आयनिक बंधन के अंतर्गत क्या होता है, तो एक हम लोग को प्लस आयन, एक हम लोग को माइनस आयन में क्या होता है? टूट जाता है, प्लस माइनस में टूट जाता है। तो इसके अंदर जो बंधन होगी आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा सर? आयनिक बॉन्डन प्रेजेंस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट जो होता है किसका उदाहरण है? देखिए जिंक सल्फेट को अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पे तो सल्फेट हम लोग को माइनस आयन, यहाँ पे जिंक जो है +2 आयन में टूट जाएगा। ये हम लोग का एक लवण का उदाहरण है। किस कैसा उदाहरण है? लवण। लवण जो होते हैं हम लोग का यहाँ पे प्लस माइनस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। हम लोग का लवण का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है कि चांदी का संकेत बताइए क्या होती है? चांदी, ठीक है ना। चांदी के जो संकेत होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। जबकि Au किसका संकेत है? ये हम लोग का गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड का संकेत है। गोल्ड सोना का संकेत है। जबकि Al एल्युमिनियम का और S जो है आर्सेनिक है। परमाणु संख्या आर्सेनिक का कितना होता है? 33। गोल्ड का परमाणु संख्या होता है 79, यानी कि सोना का परमाणु संख्या होता है 79। सिल्वर के परमाणु संख्या होती है 47, ठीक है ना। फिर से बताते हैं, सिल्वर के परमाणु संख्या 47 होती है, जबकि गोल्ड का होता है 79 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, आर्सेनिक का परमाणु संख्या होती है 33। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की ऊष्मा चालकता बताइए कैसी होती है? धातु की ऊष्मी चालकता ना अधिक प्राप्त होती है। धातु में सबसे अधिक ना एल्युमिनियम धातु का ऊष्मा चालकता ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम का ऊष्मा चालकता ज़्यादा होता है, ठीक ना। धातु में सबसे अधिक ऊष्मी चालकता है एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे अधिक, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। 61 से लेके इसमें 100 तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 61 से लेके 100 तक देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। चलिए कार्बन की संयोजकता बताइए। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहला कक्षा में 2, लास्ट वाले कक्षा में 4 होगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगी? 4। कितने हो जाएगी? 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। नेक्स्ट अगला सूत्र है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है। क्या होता है बाबू? CH4। ये हम लोग को ना भाई साहब CH4, ये हम लोग को जहाँ पे पानी उनी के जमाव ज़्यादा रहता है वहाँ पे मीथेन गैस की उत्पत्ति हो जाती है। या तो हम कह सकते हैं कि जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है या ज्वालामुखी उद्गार होती है जब मतलब कहीं पे स्थल पे, तो मीथेन गैस का क्या होता है? उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। मीथेन गैस हम लोग का एक प्राकृतिक गैस होता है। क्या होता है? प्राकृतिक गैस भी होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस हम लोग को क्या होता है? प्राकृतिक गैस होता है। प्लस में अल्केन का सदस्य है। किसका सदस्य है? अल्केन। मीथेन जो है हम लोग का अल्केन का सदस्य है, अभी आगे आएगा भी। नेक्स्ट अगला एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? जिसे इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। C2H5OH यह इथाइल एल्कोहल है, एल्कोहल का सदस्य है। नेक्स्ट यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है CH3OH। ये मिथाइल एल्कोहल है जिसे बूट्स एल्कोहल भी कहते हैं, या मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक और विषैला एल्कोहल होता है। जबकि C2H6 एथेन का सूत्र होता है, CH4 मेथेन का फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पे इथाइल एल्कोहल पूछा था। C2H5 क्या होता है? OH। ये समान एल्कोहल है जिसे पीने योग्य एल्कोहल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिरका, यहाँ सिरका बताइए। इस हम सिरका का फार्मूला क्या होता है, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को ही सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। फार्मूला होता है CH3CH3COOH ये सिरका का फार्मूला है। एस्टिक अम्ल बोलते हैं या विनेगर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे देखिए फॉर्मिक अम्ल है, लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। जबकि सिट्रिक अम्ल बताइए खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि एस्टिक अम्ल जो है सिरका के अंदर मिलता है, एस्टिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम बताइए किस प्रकार के यौगिक। पेट्रोलियम जो होता है हम लोग का एक क्या है, एक पूछा है कि पेट्रोलियम एक है, बताइए यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है कि लवण है। तो पेट्रोलियम जो होता है हम लोग का एक यौगिक है। और कौन सा यौगिक है, तो कार्बनिक सर। पेट्रोलियम है एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक होता है, ठीक ना, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक में हम लोग का कह सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम जो होता है कार्बनिक है। डीजल, डीजल है, किरोसिन तेल है, सबके सब ना कार्बनिक होते हैं। डीजल, किरोसिन, पेट्रोलियम ये सब के सब कार्बनिक होते हैं। प्लस में आपके और भी संहक पदार्थ होता है, ग्रीस है, मोबिल है, सब के सब कार्बनिक होता है। हम लोग जो वेसलिन यूज करते हैं, वेसलिन ठंडे के दिन में यूज करते हैं, चाहे कोई भी क्रीम चेहरा पे जो बन लगाते हैं हम लोग, वो सारे के सारे पेट्रोलियम के कचरा से ही बनता है। इसके अलावा और भी आपको थोड़ा सा बता दें, पेट्रोलियम के जो कचरा होता है उस कचरा से ना फाइबर के सामान भी बनते हैं, फाइबर वाला सामान भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन का स्वभाव। साबुन जो होते हैं, साबुन का स्वभाव कैसे होते हैं। साबुन हम लोग को क्षारीय नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है बाबू, क्षारीय। तो साबुन जो होता है क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है ना। साबुन जो होता है हम लोग के क्षारीय नेचर होता है, अम्ल के प्रभाव को कम करता है। कोयला एक है, अगला क्वेश्चन है कि कोयला बताइए क्या है। जीवाश्म ईंधन है, जैव ईंधन है, गैस है, धातु है। तो कोयला जो होता है हम लोग का जीवाश्म ईंधन होता है। कैसा होता है बाबू, जीवाश्म ईंधन। कोयला हम लोग का जीवाश्म ईंधन होता है। और ये हम लोग को क्या है सर, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय। तो ये हम लोग को समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोग को समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग को गैर नवीकरणीय कह सकते हैं कि गैर नवीकरणीय है, यानी कि इसकी समाप्ति तय है, ठीक है ना। मानव संसाधन के अंतर्गत कोयला की समाप्ति तय है। तो अगला है हम लोग का क्वेश्चन है, अगला अगला देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि सामयव सामयव में होता है। जो सामयव है, जो आइसोमर है, इसे हम लोग आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आइसोमर। और सामयव के अंतर्गत जो होते हैं ना, समान अणुसूत्र होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अणुसूत्र इसका ना समान होता है, जबकि संरचना इसका भिन्न भिन्न मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सामयव का आइसोमर में ना समान अणुसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि C2H6 किस वर्ग का तत्व है। तो ये हम लोग का ना अल्केन, C2H अल्केन वर्ग। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस के क्या होता है, 2 होते हैं। अल्केन का फार्मूला होता है सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2। जबकि अल्कीन के क्या हो जाएगा, अल्कीन का होता है CnH2n। CnH2n जो होता है अल्कीन का। अल्काइन का होता है CnH2n, H2n माइनस का 2 होता है, एल्काइन का होता है। तो C2H6 जो होता है अल्केन, अल्केन वर्ग का एलिमेंट है। अल्केन वर्ग का मतलब यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। कठोर जल में करते हैं, कमजोर जल में करते हैं, अम्ल में करते हैं, क्षार में करते हैं। डिटर्जेंट ना कम कठोर जल हो, कमजोर जल हो, किसी में झाग दे देता है, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, कठोर जल के अंतर्गत करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथिन का सूत्र क्या होगा। एथिन बोले तो हम लोग अल्किन का, अल्किन सदस्य जो होता है CnH2n होती है, यानी कि कार्बन जितना कार्बन होगा ओकरा से दुगुना हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन से यहाँ 2 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन का 2 गुना 4 हाइड्रोजन, लेकिन ओकरा से ज़्यादा ही, तो हम लोग अल्केन है। तो यहाँ पर देखिए जितना कार्बन है ओकरा से 2 गुना हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर पर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। यानी कि जो अल्कीन है, अल्कीन के अंतर्गत, अल्कीन में जितना देखिए एथीन है ना, एथीन। तो अल्कीन 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 के अंतर्गत लास्ट में देखिए इन आता है, इन यहाँ पर भी लगा है, इन एथीन एथीन। तो अल्कीन में भाई साहब जितना कार्बन होता है ओकरा से हाइड्रोजन का होता है दुगुना होता है, क्या होता है, दुगुना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। उसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कार्बन के जो बहुत सारे श्रृंखला बनाने के गुण को कहते हैं कैटिनेशन, या कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कैटिनेशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी में जो होता है ना ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है प्लस में क्या होती है प्रोपेन रहता है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन प्रोपेन पाया जाता है। जबकि सीएनजी बताइए सीएनजी, सीएनजी के अंतर्गत जो होती है हम लोग को मीथेन होता है, क्या होता है मीथेन, मीथेन जो होता है सीएनजी में क्या होता है मीथेन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन जो है ना किससे बना होता है। तो यह उच्च वसीय अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है। साबुन जो होता है ऑप्शन नंबर एक ए सही है। यह उच्च जो है ना उच्च वसीय अम्ल, साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्ल और क्षार का मिश्रण से बनाया जाता है। यानी कि हम लोग के साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा, जिस साबुन में वसा ज़्यादा होगा, ज़्यादा चिकना होगा, ज़्यादा स्मूथ साबुन रहेगा। और नहाने वाला साबुन होगा, जिस साबुन में वसा का मात्रा कम होगा तो कपड़ा धोने वाला साबुन होगा, कम स्मूथ होगा, कम चिकना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एथाइन का सूत्र क्या होता है। एथाइन, एथाइन बोले तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, इसका समान सूत्र होता है CnCnH2n माइनस के 2 होता है। जितना कार्बन होगा ओकरा कार्बन के दुगना हाइड्रोजन से दो कम होगा इसमें हाइड्रोजन। इसका एथाइन का सूत्र हो जाएगा C2H2, का हो जाएगा C2H2, C2H2 ऑप्शन नंबर सी, C2H2 ऑप्शन नंबर सी एथाइन का फार्मूला है। नेक्स्ट है एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है। एल्कोहल, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बाबू OH। इसमें एक ही ऑप्शन है OH वाला का, ऑप्शन नंबर सी CnH2n प्लस 1 इंटू OH, ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग का एल्कोहल का क्या है सर समान सूत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का अपरूप बताइए, कार्बन का एलोट्रोप बताइए। कार्बन का एलोट्रोप हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन को ही C60 बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। कार्बन का अपरूप जो है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन झाग नहीं बनाता है। साबुन बताइए किस में झाग नहीं बनाता है। तो साबुन जो होता है हम लोग के कठोर जलों में झाग नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर इसके का सही हो जाएगा बी। साबुन जो है ना बाकी कठोर जल के अंदर कोमल जल में जो हम लोग को झाग बना लेगा। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है झाग बना लेगा, आशुद्ध जल भी शुद्ध जल होता है झाग बना लेगा, लेकिन कठोर जल के अंतर्गत साबुन झाग नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट का क्या लाभ है बताइए। डिटर्जेंट सस्ता होता है कि कठोर जल में उपयोगी होता है, प्राकृतिक है कि जैव अपघटक है। हम लोग के जो डिटर्जेंट होते हैं सर एक कठोर जल में भी मतलब हम लोग को झाग बना देते हैं, इसलिए डिटर्जेंट का यही हम लोग का लाभ है कि कठोर जल में भी झाग का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथनॉल, एथनॉल का उपयोग बताइए कहाँ किया जाता है। एथनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में, औषधि के रूप में, सभी में, तो इन सभी में एथनॉल का प्रयोग ना ईंधन के रूप में होता है, प्लस में विलायक के रूप में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड बताइए होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, लवणीय होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय नेचर का होता है, कैसा होता है अम्लीय ऑक्साइड। CO2 जो होता है अम्लीय ऑक्साइड होता है, और जब CO2 सूख जाता है तो इसे सूखा बर्फ भी बोलते हैं। CO2 सूख जाता है तो इसे सूखा बर्फ के नाम से भी जानते हैं। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है ये हम लोग को उदासीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है उदासीन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैसा होता है अम्लीय होता है, कैसा होता है अम्लीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि CH3COOH बताइए इसका नाम क्या है। इसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, अभी पीछे आया था, इसे सिरका में पाया जाता है, इसी को विनेगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं विनेगर भी बोलते हैं, सिरका में पाया जाता है और अम्ल के प्रभाव को कम भी करता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH को क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू एसिटिक अम्ल कहते हैं। साबुन, साबुन का आयनिक सिरा बताइए क्या होता है। जो साबुन होते हैं उसमें कार्बन संख्या 17 होते हैं, C17, ठीक है ना, H35 H32 भी होता है, COONA फार्मूला होता है। तो इसका क्या होता है साबुन का जो आयनिक सिरा होते हैं ना वो हम लोग को क्या होता है हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो द्रव से नहीं होता। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है द्रव से नहीं। इसका आयनिक सिरा ड्रो क्या होता है आयनिक सिरा हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि आयनिक सिरा छोड़ करके बाकी वाला जो कार्बन का हिस्सा होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, क्या होगा हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट सामान्यतः केकरा से बनता है। डिटर्जेंट नो पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंजक आसवन के द्वारा हम लोग को डिटर्जेंट जो है तैयार किया जाता है, ठीक है ना, किससे पेट्रोलियम के भंजक आसवन से डिटर्जेंट को क्या करते हैं हम लोग तैयार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुलेरिन, फुलेरिन का बताइए सूत्र क्या होता है। C60 कार्बन का C60 कार्बन के उपरूप C60 को हम लोग क्या कहते हैं
फुलेरिन कहते हैं। कार्बन के अपरूप C60 को क्या कहते हैं? फुलेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फुलेरिन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह विषैली है, रंगहीन है, गंधहीन है कि इनमें सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है विषैली भी होता है, रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है। इनमें सारे के सारे ऑप्शन हम लोग का सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन, साबुन का अणु बताइए होता है। साबुन का अणु आयनिक होता है कि सहसंयोजक होता है कि धात्विक होता है कि उदासीन होता है? जो साबुन का अणु जो होता है हम लोग का वह सहसंयोजक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक। वह सहसंयोजक होता है। साबुन के अणु जो होते हैं सहसंयोजक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथिन का उपयोग बताइए कहाँ करते हैं? एथिन का प्रयोग ना हम लोग फलों को पकाने में करते हैं। किसको पकाने में? फल। एथिन का प्रयोग जो करते हैं ना फलों को पकाने के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। और एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं फलों को पकाने में। एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट अगला है, देखिए सामावयवता पाई जाती है केवल अल्केन में, कार्बनिक यौगिक में, अकार्बनिक में, धातुओं में। तो जो समयोता होती है वो कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, यानी कि सभी कार्बनिक यौगिकों में समयोता देखने के लिए मिलता है। समयोता जो है आपका यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, एमीन सभी सब में देखने के लिए मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के क्या कारण है? इसमें कार्बन की संयोजकता जो है ना 4 होने के कारण है कि 4 होने के कारण है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना 4 होते हैं। परमाणु संख्या कार्बन के कितना होता है? 4। तब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला कक्षा में कितना होता है? 4। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 होता है, इसीलिए इसका वैलेंसी जो होती है 4 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? 4 प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन मैल हटाता है। क्यों हटाता है मैल? क्योंकि इसमें इमल्सन का गुण है। साबुन के अंदर का है इमल्सन का गुण पाया जाता है। साबुन जो है इमल्सन का गुण पाया जाता है, इसीलिए मैल को क्या करती है? हटाता है। या मैल को क्या करता है? हटाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एथनॉल जो इथाइल एल्कोहल है C2H5OF सूत्र होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री से कम 78 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक जो होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका हम लोग का ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ही बचा है। पेट्रोलियम का परिशोधन होती है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है, आप लोग के सेट में 100 क्वेश्चन ही रखे थे। तब पेट्रोलियम का जो परिशोधन होता है हम लोग को अंश आसवन विधि से होता है, ठीक है ना। अंश आसवन विधि से पेट्रोलियम को क्या करते हैं हम लोग? शोधन करते हैं, परिशोधन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साबुन झाग बनाता है। साबुन जो हम लोग को झाग बनाता है, ये बताइए झाग साबुन किस में बनाता है? तो कोमल जलों में बनाता है, साफ जल में। साफ यानी कि स्वच्छ जलों के अंदर साबुन झाग बनाता है, जबकि कठोर जल के अंतर्गत झाग साबुन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था में CH4 में बताइए, यानी कि जब CH4 के अंतर्गत देखें कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन का बताइए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है +1 होता है। जब 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो जितना देखिए हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा? कार्बन का माइनस में होगा। देखिए कोई यौगिक के पास जैसे CH4 है, तो CH4 में हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है, एक का 4 हाइड्रोजन होता है प्लस का 4 हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन में होगा कार्बन के पास उतना ही क्या होगा? नेगेटिव आयन। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। क्या होगी? -4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट जैव अपघटक होते हैं, यह सत्य है कि असत्य है? डिटर्जेंट जो होते हैं जैव अपघटक होते हैं या असत्य हैं? यह जैव अपघटक डिटर्जेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि C3H8 किसका सूत्र होता है? तो हम लोग का ना C3H8 जो है C3H8 हम लोग को प्रोपेन का सूत्र है, अल्केन सदस्य प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8 होता है। जबकि बताइए प्रोपिन का क्या होता है? प्रोपिन C3H6 होगा, C3H6 हो जाएगा। प्रोपाइन का क्या होगा? तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा C4H10। C4 जो है H10 जो है ब्यूटेन का फॉर्मूला है।
साबुन का हाइड्रोफोबिक सिरा आकर्षित करता है। जो हाइड्रोफोबिक सिरा जो होती है वो जल को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? जल को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्या सही है? ए सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कार्बन श्रृंखला सीधी पाई जाती है। कार्बन श्रृंखला सीधी होती है और एक साथ साथ शाखित होती है। कार्बन श्रृंखला सीधी भी होती है और एक साथ साथ क्या होती है? शाखित होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है इसका। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 100, चलिए सेंचुरी मार लिए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट का आविष्कार क्यों हुआ है? साबुन महंगा था या कठोर जल में साबुन काम नहीं करता है, रंग चाहिए, झाग अधिक चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है कि कठोर जल में साबुन काम नहीं करता है, इसीलिए डिटर्जेंट को क्या किया गया? खोज किया गया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करिए 10th क्लास के लिए। आप लोग खूब मेहनत करिए, अभी टाइम बचा के अपने आप पर टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा रिविजन करिए और जल्दी चैप्टर नंबर केमिस्ट्री के 5 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आवर्त सारणी का भी लेके आ जाएंगे और बायोलॉजी और फिजिक्स का भी मतलब मेन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बहुत जल्द लेकर आएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो आपका भी भाई बहन दोस्त लोग अच्छा नंबर लेके आ जाए आपके जैसा पढ़ करके, उन लोग को भी एक क्लास भाई मिल जाए। ठीक ना? यूट्यूब पर भी क्लास वो लोग को अच्छा मिल जाए पढ़ने के लिए फ्री में और अच्छा नंबर वो लोग भी दे दें। तो अधिक से अधिक एक लोग कम से कम 10-15 लोग के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।